इंसान और जिन की मोहब्बत। किस्त नंबर 1। अप्रैल के महीने का आगाज हो चुका था, मगर मुसलसल एक हफ्ते से होने वाली बारिशों की वजह से मौसम खासा खुशगवार हो गया था। इस वक्त भी आसमान को सिया बादलों ने ढांप रखा था। चांद की 14 तारीख थी, मगर चांद कहीं गहरे सिया बादलों की ओट में छुपा बैठा था। कभी कभी तेज ठंडी चलती हुई हवाओं की वजह सिया बादल की ओट से चांद अपना मुखड़ा एक लम्हे को दिखा देता और फिर कहीं शर्मा कर बादलों के पीछे छप जाता था। इस खुशगवार मौसम में पूरा लाहौर खामोशी की चादर ओढ़े सो रहा था। ये इलाका लाहौर शहर से कुछ दूर था। इस इलाके को आबाद हुए बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसलिए इलाके में अभी आबादी भी कुछ ज्यादा नहीं थी। जो भी मकानात यहाँ बने थे वो एक दूसरे से काफी फासले पर थे। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। खामोशी के आलम में कहीं किसी दरख्त से उल्लू के बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी दूर मशरिक की तरफ से एक सिया परिंदा उड़ता हुआ इस इलाके में दाखिल हुआ और एक हवेली नुमा मकान की छत पर आकर बैठ गया। ये सिया परिंदा आम परिंदों की निस्बत कुछ बड़ा था। उसके सिया परों में कहीं कहीं सुनहरी रंग की झलक नजर आती थी, जो उसके सिया रंग को और भी खूबसूरत बना रही थी। इसी तरह इस परिंदे के सर के ऊपर छोटे छोटे से सुनहरी रंग के बाल किसी बादशाह के ताज की तरह इसके सर पर थे। सिया परिंदे ने छत से उड़कर इस मकान के गिर्द 7 चक्कर लगाए और फिर इस मकान के सहन में उतर गया। 7 चक्रों का अमल उसने इस मकान के सहन में भी दोहराया। फिर मकान के सहन में बने एक फवारे के किनारे बैठकर मकान के अतराफ में देखने लगा। तभी इस तरह का एक और परिंदा उड़ता हुआ उसके पास आया, मगर इस सिया परिंदे के परों में सुर्ख रंग के परों की आमिज़श थी। सुर्ख परों वाला परिंदा सुनहरी परों वाले परिंदे के पास आकर बैठ गया। सुर्ख परों वाले परिंदे ने अजीब सी आवाज निकाली जिसने उस मकान की खामोशी को खत्म किया। यूं लगा जैसे इसने अपनी जबान में कुछ कहा हो। इस आवाज के बाद सुनहरी परों वाले परिंदे ने एक नजर सुर्ख परों वाले परिंदे को देखा और आसमान की तरफ परवाज कर गया। सुनहरी परों वाले परिंदे के उड़ते ही दूसरा परिंदा भी उड़ गया और चंद लम्हों में ही वो दिनों परिंदे गायब हो गए, यूं जैसे वहां कोई था ही नहीं। मगर कोई नहीं जानता था कि परिंदों के रूप में ये कौन थे। अरे लड़कियों, कितनी देर हो रही है, तुम लोग अभी तक यही हो? देखो शाम होने को है, तुम्हारे बाबा आते ही होंगे। अभी घर जाकर सामान भी सीट करना है। ज़ुबैदा बेगम ने अपनी बेटियों को आवाज देते हुए कहा। जी उम्मी, हम बिल्कुल तैयार हैं। सारा सामान तो जा चुका है, बस ये चंद कपड़ों के बैग्स हैं जो रह गए हैं, बाकी सारा काम हो चुका है। हम बाबा का ही इंतजार कर रहे हैं। हाइफा ने कमरे से निकलकर ज़ुबैदा बेगम से कहा। और ये आशू कहाँ है? इसको मैंने कहा था कि शीशे का डिनर सेट एहतियात से पैक करना था, उसने ये काम की अभी है नहीं। एक तो लड़की बहुत ही लापरवाह है। ज़ुबैदा बेगम ने सहन में रखी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मेरी प्यारी उम्मी, फिक्र क्यों करती हैं? हर काम हो गया है और आशू जरा फातिमा से मिलने गई है, अभी आती होगी। हाइफा ने कहा। ये लड़की हमेशा अपनी मर्जी करती है। भला ये कोई वक्त है किसी के घर जाने का? अभी तुम्हारे बाबा सामान रखवा कर आते ही होंगे, ज़ुबैदा बेगम ने कहा। आप ऐसे ही परेशान हो रही थीं, वो देखें आ गई है। हाइफा ने दरवाजे से दाखिल होती हुई आयशा को देखकर कहा। कहाँ रह गई थी तुम? कितनी देर लगा दी? क्या हुआ? आशू रो क्यों रही हो? हाइफा ने छोटी बहन की आंखों में आंसू देखकर फिक्रमंदी से पूछा। आपी, हम यहां से क्यों जा रहे हैं? मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है यहां से जाने का। बाबा ने घर लेना तो यही इसी इलाके में ले लेते, इतनी दूर घर लेने की क्या जरूरत थी? फिर हमें वो घर दिखाया भी नहीं। मैं अपनी प्यारी दोस्त फातिमा के बना कैसे रहूंगी? आयशा ने रोते हुए कहा। तौबा है आशू, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इसने हमें अपना घर दिया है और तुम हो के रोने में मसरूफ हो।
اور وہ علاقہ بھی لاہور میں ہی ہے، کوئی لندن میں نہیں۔ جو تم فاطمہ سے ملنے نہیں آ سکتی ہو، بابا نے گھر لیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی لیا ہوگا، تم نہ اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور مت دو۔ چلو شاباش۔ اندر کمرے میں سے اپنا بیگ لے کر وہ حائفہ نے ڈانٹتے ہوئے کہا، ہاں جی آپی، آپ کو کبھی بابا کی کوئی بات غلط لگی ہے؟ جو اب لگے گی، اور میں نہیں اٹھا رہی، بیگ خود ہی ڈرائیور اٹھا کر لے گا، عائشہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم دنوں کی باتیں ختم ہو گئی ہو تو اپنے بابا کو کال کر کے پوچھو کہاں رہ گئے ہیں۔ زبیدہ بیگم جو اتنی دیر سے دنوں بہنوں کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھیں، ان کی طرف دیکھ کر بولی، ہاں بے سب تیار ہیں، چلی پھر اپنے گھر، ہمارا نیا گھر ہمارا منتظر ہے۔ اس سے پہلے کہ حائفہ کال کرتی، شیخ کمال یہ کہتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، جی بابا ہم سب تیار ہے، بس آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ حائفہ نے کہا، بس چلو بیٹا، پھر دیر کس بات کی ہے؟ باہر گاڑی میں چل کر بیٹھے، میں کمروں کو تالے لگا کر چابی خاور صاحب کے ملازم کو دے دوں، اور ہاں یہ صحن میں جو بیگ رکھے ہیں ان کو بھی گاڑی میں رکھ دو، شیخ کمال نے ساتھ ہوئے لڑکے کہا۔ شیخ کمال کی فیملی اب گھر سے باہر کھڑی تھی۔ جب شیخ کمال نے گھر کے مرکزی دروازے کو تالا لگایا اور خاور صاحب کے ملازم کو چابی دی جو اس گھر کے مالک تھے، شیخ کمال کی فیملی کو اس گھر سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھ کر آس پاس کے لوگ پھر سے ان کو الوداع کہنے ان کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے۔ سب ہی لوگوں کو الوداع کہہ کر شیخ کمال کی فیملی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نہ کسی کو الوداع کہنا، کسی جگہ کو چھوڑنا جہاں سے آپ کی بہت سی یادیں وابستہ ہو۔ نم آنکھوں کے ساتھ حائفہ نے گھر پر آخری نظر ڈالی۔ وہ 10 سال کی تھی جب وہ اس گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ آئی تھی، اور اب 13 برس بعد وہ اس گھر کو الوداع کہہ رہی تھی۔ کار اپنی منزل کی طرف چل پڑی اور حائفہ نے پھر ایک بار پیچھے موڑ کر اس گھر کو دیکھا جو دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ ہر منظر کہیں پیچھے وقت کی دھول میں گم ہو رہا تھا۔ وہ جو پرانی یادوں میں کھوئی نئے گھر کے بارے میں اس سفر کے دوران سوچ رہی تھی، اس بات سے ناواقف تھی کہ نئے گھر میں کون سی آزمائش اس کی منتظر ہے، جاری ہے۔ اس کہانی کے کچھ کردار اور واقعات حقیقت پر مبنی ہیں، یوں سمجھ لیں کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے۔